नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में खासतौर से हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं भारत द्वारा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की भूमिका रही है। इसके साथ साथ बात होगी किस तरीके से देश में श्वेत क्रांति के लिए अब 2.0 की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बताएंगे मौसम का हाल और राजधानी दिल्ली में किस तरह की हलचल है, ना सिर्फ कैग रिपोर्ट को लेकर बल्कि बजट सत्र की बात भी यहाँ कही गई है। तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व वन्यजीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की रखी आधारशिला। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता। डेयरी सेक्टर देश के विकास और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला में संबोधन। कहा, श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। स्वास्थ्य पर सीजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार हमलावर। कहा, कैग रिपोर्ट ने खोली पूर्ववर्ती आप सरकार की नाकामी की पोल। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह किया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। और 97वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म अनोरा की धूम। बेस्ट डायरेक्टर, एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का जीता अवार्ड। सल्दाना बनी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की। जी हां, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासण पहुंचे। पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। आज विश्व वन्यजीव दिवस और इसके संरक्षण के लिए लगातार हम देखते हैं कि इस तरीके से पिछले एक दशक में काफ़ी काम किया गया है, कई कदम उठाए गए हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी सासण गिर पहुंचे और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से वहां पर वो जो फोटोग्राफी है वो करते नजर आए। अलग अलग वन्य जीवों के जब घर की बात की जाती है, आवास की बात की जाती है, ये प्रकृति और जिस तरह का इकोसिस्टम है, या भारत में जब हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण। और खासतौर से एशियाई शेरों का घर कहा जाता है जो हमारा सासण का राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर आज प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। गुजरात के सासण गिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक इसमें शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीवन संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस पर पशु प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी
की आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो ये वीडियो प्रधानमंत्री ने साझा किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वहीं प्रधानमंत्री ने सासन गेट से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। पीएम ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। इन सभी ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने भी उन्हें अहम सुझाव दिए। तो आज वन्यजीव दिवस है और किस तरीके से हमारे देश में हमने देखा है, इसको लेकर पिछले एक दशक की अगर बात की जाए काफ़ी बदलाव आया है, जिसकी आवश्यकता भी थी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर वाई झाला जी वैज्ञानिक हैं, वो जुड़े हैं एनसीबीएस बेंगलोर से, इंसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर झाला। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, किस तरह का असर उनका अब आपको नजर आता है? हिंदुस्तान आप देखें तो पूरे विश्व में आगे है कंजर्वेशन के लिए। और जैसे नरेंद्र साहब मोदी साहब ने बताया कि हमारे देश में सिंह की संख्या, बाघों की संख्या, हाथी की संख्या, तेंदुओं की संख्या सबका बढ़ाव हो रहा है, जबकि कि बाकी देशों में ये नामुमकिन माना जाता है। तो ये हमारे यहाँ की कल्चर और रिलीजन की इम्पोर्टेंस है, और भारत लोगों के जो प्रेम होता है पशुओं के लिए, वो इसकी यही वजह है। दूसरा आप देखें तो हमने जो हमारे कानून है देश के, वो आज का दिन जो है जीव विविधता का माना जाता है, और वो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे साइटीज जब बना था 1973 में, इसी आज ही दिन बना था। और साइटीज के साथ में जो यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज हैं, उसके साथ में हमने सम्मिलित करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारा कानून दोनों समतुल में है अभी। तो ये हमारे 2002 का रिवीजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, दैट वाज वेरी क्रूशियल वो बनाने के लिए। और जी वही हमारे देश के आगे बढ़ने की दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर वाई झाला, क्योंकि जब हम बात करते हैं जैव विविधता को लेकर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, खासतौर से जब वैश्विक परिस्थिति भी हम देखते हैं और आज के समय में अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण और भारत में जिस तरह की जैव विविधता है? हमारे जो टाइगर रिजर्व्स बने हैं साहब, अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं हिंदुस्तान में, और उसकी वजह से टाइगर की बढ़ोतरी हुई है। आप बाघों सिंह को देखें तो गिर का नेशनल पार्क है और सेंचुरी है, उसके बाहर भी अभी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हमें सिंह पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य के साथ 45% टाइगर पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व के बाहर है, और ऑलमोस्ट 60% जो सिंह हैं वो मनुष्य के साथ जीते हैं। तो ये हमारा हिंदुस्तान के लोगों का जो टॉलरेंस है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये बड़े बड़े जो मांसभक्षी जानवर हैं उनके साथ में जी सकते हैं। जब मांसभक्षी जानवर एक जगह पे रहते हैं तो पूरी इकोलॉजी उसकी वहां पर संतुलित में होती है। तो ये एपेक्स कार्निवोर्स हैं, जिसकी वजह से आप देखें तो पूरी बायोडाइवर्सिटी और ट्रॉफिक लेवल्स संतुलन में होते हैं। तो ये भारत का ही एक उद्देश्य है जहाँ पर हो सकता है, बाकी कहीं दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और उसी वजह से क्या डॉक्टर साहब एक आवश्यकता हम मान सकते हैं जो कि लगातार चली आ रही थी, कि कैसे उनको हम बेहतर ढंग से उनका संरक्षण कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में भी जो प्रकृति के जब इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो वो बेहतर बना रह सके?
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो पॉवर्टी में नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी से होती है। जब लोग बिल्कुल जब खाने के लिए नहीं होते तो जंगल के पेड़ काटते हैं और जीव जंतु को खा के अपना गुजरान चलाते हैं। प्रॉस्पेरिटी जैसे देश में बढ़ती है वैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बढ़ता है। तो आप देखिए कि जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ प्रॉस्पेरिटी फैली हुई है, जहाँ पर हमारे यहाँ गरीबी हट रही है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी रिकवर कर रही है। टाइगर का पॉपुलेशन देखे तो ब्रिटिश के टाइम में बिल्कुल उसकी नाश हो चुका था, और 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया। उसके बाद में टाइगर की संख्या बढ़ी, पर बीच में जब पोचिंग हुई चाइना के लिए, जब चाइना में मार्केट बन गया तो टाइगर पॉपुलेशन का क्रैश हो गया। अभी टाइगर वापस आ रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं? जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर, जहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि हमारे देश में जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्सल एरियाज में ये कम हो रहे हैं, पर जहाँ नेक्सलाइट हमने हटा दिए हैं, जैसे कि श्रीशैलम है, अपने सिमलीपाल है, पालामू है, वहाँ से जहाँ से नेक्सल मूवमेंट्स हट गई हैं वहाँ जी पर टाइगर रिकवरी देखी जा रही है। तो जी ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूवमेंट और ह्यूमन बीइंग की जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज हमारे देश में बढ़ रही है। जी, बिल्कुल उसकी वैल्यूज़ और बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और ख़ासतौर से जब मौका ऐसा हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य भी जुड़ चुके हैं, और उनके साथ प्रशांत तोमर भी हैं, गिरवस के जो डेप्यूटी कंजर्वेटर हैं। सबसे पहले तापस, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आज के जो दिन है उसकी जब महत्व की हम बात करते हैं, शायद पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ वन्य जीव दिवस है, लेकिन जब उनके संरक्षण को लेकर हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से कई अहम कदम जो हैं उठाए गए, कितना बदलाव अब देखने को मिलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, उसके दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सफारी पे निकले। प्रोजेक्ट लाइन एक बहुत बड़ा हिस्सा है वाइल्ड लाइफ डे पे, उसके चलते गिर पे आए। और गिर नेशनल पार्क अपने आप में एक धरोहर है पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का, तो वहाँ पे आए। उसके बाद जो ये 7th राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की मीटिंग थी वो अपने आप में बहुत अहम थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पे इंटरैक्शन किया, यहाँ पे जो वुमेन फॉरेस्ट गार्ड से और वुमेन इको टूरिस्ट जो गाइड्स हैं उनके साथ जो बात किया, तो वो अपने आप पे दर्शाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। और यही होलिस्टिक अप्रोच का ही नतीजा है कि भारत में पिछले एक दशक में हमने देखा है लायन की जो संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, टाइगर्स की संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये सिर्फ लायन और टाइगर नहीं, बाकी अलग अलग जैसे डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, वो उसकी शुरुआत हुई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, ऐसे हर एक चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक प्रोजेक्ट पे एक सस्टेनेबल तरीके से काम किया जा रहा है। और बाकी इस पे इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रशांत तोमर खुद मौजूद है। प्रशांत जी, ये तो बताइए कि गिर अपने आप में एक धरोहर है और प्रोजेक्ट लायन जो है इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। आप थोड़ा बताइए कि प्रधानमंत्री जब आए, कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण है एज ए कंजर्वेटर आपके लिए, आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आते हैं एक अलग मैसेज जाता है? I think it's a very important movement and it's a moment of pride for us that Honorable Prime Minister has visited the Sasan Gir. Sir, the 7th National Board for Wildlife, the 7th meeting has been conveyed here in Sasan Gir. And apart from that, sir has done the jungle safari also. Sir has done the plantation. Then there were 200 bikes which were given to the field staff. ये पहली बार हुआ है ना कि जो इस तरीके के 200 से ज्यादा बाइक्स फील्ड स्टाफ को, खासतौर से औरतों को दी गई है। बाइक्स वगैरह पास में भी दी गई हैं, बट दिस टाइम इट्स एक लार्ज अमाउंट में एक दी गई हैं फील्ड स्टाफ में, विच विल हेल्प इन दी प्रोटेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन सर इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद द फील्ड स्टाफ, जिसमें कि जो हमारे फील्ड की जो यूनिफॉर्म स्टाफ हैं वो थे और जो लेडीज़ गाइड थे वो भी थे। आई थिंक इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, इट्स अ मूवमेंट फॉर take a pride in this ke the honorable PM has visited the Sasan Gir, and I think with this it will further boost the conservation efforts for the Asiatic lion. मुकुल, एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक नेशनल रेफरल सेंटर क्या कहते हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में खोलना जा रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में इनसे भी पूछे थे, ये जो सेंटर है ये थोड़ा सा बताएं हमारे बारे में, कि ये अलग तरीके का है, ये विश्व में ऐसा पहले बार ऐसा सेंटर खोला जा रहा है। देखिए, नवा पिपड़िया जो साइट है विसावदर में, वहाँ पर नेशनल रेफरल सेंटर जो है वो ओपन होने वाला है। फॉर दैट लैंड जो है वो एक्वायर हो चुकी है, अराउंड 20 एकड़ की जो ज़मीन है वो नवा पिपड़िया में एक्वायर हो गई है। और वहाँ पर अभी जो बाउंड्री डिमार्केशन का जो वर्क है वो ऑन गोइंग है। वो एक इंस्टीट्यूट जो है वो अपने आप में यूनिक होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ एम्स फॉर द वाइल्ड लाइफ।
So it is going to be a very unique institute in which all the facilities which will take care of the wildlife diseases, and it will further boost the efforts for the wildlife conservation. तो मुगल आपने जैसे सुना कि ये जो इस तरीके के सेंटर है ये पूरा का पूरा ये इस तरीके के पहली बार ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल्स जानवरों के हमने पहले सुने हैं, देखे हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये शायद पहली बार शायद देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो रिसर्च है वो एक जगह पे होने वाला है। जी बिल्कुल, और उसी के लिए हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हर स्तर पर लगातार जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर झाला आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी को इनका जो सामंजस्य है उसका बेहतर सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें अगर हम इको टूरिज्म की बात करें तो कितना सार्थक आपको लगते हैं इस तरह की जो पहल है? जी, मैंने जैसे पहले बताया, इकोलॉजी और प्रॉस्पेरिटी दोनों जुड़े हुए हैं। जब लोग प्रॉस्पर करेंगे तभी वो इकोलॉजी बचा पाएंगे, और इकोसिस्टम सर्विसेज एक बार नष्ट हो जाती हैं तो फिर प्रॉस्पेरिटी आती ही नहीं। जी तो आप शॉर्ट टर्म पे आप ला सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह यूज करके, पर जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उसको अगर हमने हानि पहुंचा दी तो फिर आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें जी। 20 साल, 25 साल, 50 साल तक हम जी पाएंगे, पर उसके आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये दोनों संतुलन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारा पंचायती राज है, जो हम बोलते हैं कि रूरल इंडिया को हम प्रॉस्परस बनाएं, यही बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अर्बन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है, जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादातर होती है वहाँ भी नष्ट हो जाती है। तो रूरल इंडिया, पंचायती राज जो हमारे हैं उसको हम स्ट्रेंथन करें और बायोडाइवर्सिटी को साथ साथ में कंजर्व करें, तो यही आगे की प्रेरणा हो सकती है। जी बिल्कुल, और यही तमाम कारक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में गरीबी जो है वो कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, और खासतौर से तापस अगर देखा जाए, क्योंकि गिर के ज़रिए एक जो संदेश है वो ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व को है कि क्यों हमें जो प्रकृति है उससे लगाव रखना चाहिए। एक पूरा संतुलन जो है इसके ज़रिए बना रहता है। प्रशांत, जैसे मैं मुकुल बताना चाहूँगा कि ये 1930 के करीब मेरे ख्याल से 20 एशियाटिक लायंस बच गए थे। जी 20 से लेके 675 अब इसके बाद शुरू हुआ होगा ये नया जो पूरा का पूरा शुरू होगा कि कितने और लायंस है, उसका पूरा एक सर्वे शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो स्टेटस है कि 20 से 675 का जो सफर है वो एक दिन में सफर नहीं हुआ, ये एक लंबा सफर था। और इस सफर में लोगों ने बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद 2007 में यहाँ पे सीएम थे तब उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम किया था। यहाँ पे एक एक हफ्ते रुके थे, यहाँ पे लोगों से बात की थी, कैसे जो देश के जो मैन और उसके बीच में जो तनाव है उसको कैसे रोका जाए, उस पर काम किया। तो ये अपने आप में बहुत अहम था, और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि ये एक रीजन है कि आज जो ये गिर नेशनल पार्क है वो सिर्फ भारत का नहीं विश्व का भी एक बेंचमार्क तैयार है कि किस तरीके से कंजर्वेशन को आगे लेके जाया जा सकता है। मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कितना कम किया जा सकता है, किस हद तक उसको मिनिमाइज किया जाता है, ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण। और खासतौर से डॉक्टर झाला आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं कि कैसे जो एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो है उसकी बेहतरी के लिए जब हम मानव कल्याण की तो बात करते हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जैव विविधता है, वन्य जीवों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों का ही सामंजस्य है जो कि प्रकृति को और ज़्यादा मजबूती देता है। प्रकृति के बिगाड़ तो मनुष्य जी ही नहीं सकते, और बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज जो है उसी के ऊपर तो हम जीते हैं। तो टेक्नोलॉजी उसका आंसर है कि हम बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करके टेक्नोलॉजी से कुछ करवा लेंगे, पर वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म जो प्लानट की सस्टेनेबिलिटी है वो हमारी जीव विविधता से ही है। तो ये जो हमारे भारतवंश में जो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी के कस्टोडियन मानते हैं अपने आप को, नेचर के कस्टोडियन जो हमारे रिलीजियंस प्रीच करते हैं। आप वेस्टर्न रिलीजियंस को देखेंगे तो वो बायोडाइवर्सिटी के डोमिनेंस करते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन होता है, उनका फिलॉसफी ही अलग है। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी होने के वजह, पॉपुलेशन होने के बावजूद इतनी बायोडाइवर्सिटी बची क्यों है? क्योंकि हमारे ये एटीट्यूड्स ही जो बचा रहे हैं। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉवर्टी की वजह से बायोडाइवर्सिटी का नष्ट नहीं होता, परंतु एटीट्यूड्स जो होते हैं लोगों के, उसकी वजह से उसका नाश किया जाता है। तो जब ब्रिटिश हमारे यहाँ कॉलोनाइज कर रहे थे तब वो जानवरों को मारने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड बाउंटीज देते थे,
यानी कि आप पूरी प्रजाति को नष्ट कर दीजिए, और उसके लिए स्टेट पैसा देती थी लोगों को। तो ये जो प्रथा थी वो हमारे कल्चर में नहीं है और कभी नहीं थी, इसलिए बचे थे। और उसके बाद में जब कंजर्वेशन शुरू हुआ 1970 से आज तक, जैसे बता रहे हैं कि सिंह की प्रजाति करीबन 20 से 50 ही बची थी जी और आज हमारे पास 700 के आसपास हैं। तो बिल्कुल। ये बचाए गए थे, नवाब जूनागढ़ के नवाब थे, उसी के राज्य में बचे थे, वो राजा ने उसको बचा के रखा था। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे बढ़ाया। तो आज 700 सिंह हमारे देश में हैं, कहीं नहीं पाए जाते एशियाटिक लायंस। जी बिल्कुल, और उसी वजह से और ज़्यादा सार्थक होता हुआ नजर आता है आज का जो दिवस है, वन्यजीव दिवस है, उनके संरक्षण के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर झाला और थपस, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जाना किस तरीके से जब हम बात करते हैं अपने देश में जैव विविधता को लेकर, कई प्रयास जो हैं इसके लिए किए गए हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, जिससे कि एक बेहतर जो संतुलन है वो बना रहे। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मिड डे प्राइम में आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत बंधु के डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देता है। हम श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। और आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा सत्र के, खासतौर से आज इसका आखिरी दिन है पहले सत्र का। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य पर कैग की रिपोर्ट पर चर्चा भी जारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को 28 फरवरी को दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा विधानसभा में पानी संकट और सीवर जाम की समस्या से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, क्या माना जाए, जिस तरीके से अगर देखा जाए सीजी रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल जो दिल्ली सरकार है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और कहीं ना कहीं उसमें जो जिक्र किया गया है कि किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, जो आवश्यकता थी उनको नहीं देखा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज जिस तरह से 28 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के पटल के ऊपर कैग की हेल्थ रिपोर्ट को रखा गया था, आज उसी पर लगातार चर्चा चल रही है। अभी भी कुछ देर पहले चर्चा समाप्त हुई है, हालांकि फिलहाल अभी लंच ब्रेक हो चुका है और लेकिन लंच ब्रेक से पहले लगातार कैग की उसी रिपोर्ट पे जिन्हें केजरीवाल सरकार ने सदन में नहीं रखा था उसी पे लगातार चर्चा चल रही है। और चर्चा में सामने आया है कि किस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर जो है दवाइयों की कमियां रहीं और कई अस्पताल तो ऐसे रहे जिन्होंने प्राइवेट जो केमिस्ट हैं उनसे दवाइयां खरीदी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसके अंदर घाटे में दिखाई गई है। तो इसी तरह से बहुत सारे मूल बिंदु रहे, जहां पर अगर बात की जाए मोहल्ला क्लिनिक की, तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयां भी
नहीं थी, ना उनका जो मरीज आ रहे थे उनके परीक्षण करने के लिए कोई चीज़ें थी, डॉक्टर्स भी नहीं थे, जो स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा की गई। खासतौर पर जो कैग की रिपोर्ट के अंदर हेल्थ से संबंधित जो बातें हैं वो सामने आई हैं लगातार। आज हालांकि जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और आने वाले समय में हालांकि आयुष्मान भारत योजना जो है दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगी, क्योंकि पहली ही विधानसभा की बैठक के अंदर ये कहें कि जो दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक थी उसके अंदर ये पास कर दिया गया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया गया है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज लगातार कैग की इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा चल रही है। और अभी लंच के बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खास तौर पर अल्पकालिक चर्चा की जाएगी, जिसके अंदर खास तौर पर जो मोहन सिंह बिष्ट है मुस्तफाबाद से वो और राजकुमार भाटिया हैं वो जो है वो अल्पकालिक चर्चा में शामिल होंगे और अपनी बातों को उठाएंगे, जिसमें खास तौर पर जो पानी की समस्या की बात की जा रही है, सीवर की समस्या की बात की जा रही है, नालों की डिसिल्टिंग की बात की जा रही है। तो उन मुद्दों को उठाने वाले हैं जो जिस तरह से दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी पिछले काफी सालों में, उन तमाम समस्याओं को अभी अल्पकालिक चर्चा के अंदर उठाया जाएगा। जी मुकुल। बिल्कुल गिरीश, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अस्पताल हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है, मरीजों के लिए बेड नहीं है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं गंदगी का अंबार जिस तरीके से लगता था, और सीवर की समस्या की बात की जाए या पानी रुकने की समस्या, जल भराव की समस्या की बात की जाए, ये तमाम कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो आम जनता है इस वजह से काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन अब जब ये तमाम जो इसके मुख्य कारण हैं निकल कर आ रहे हैं तो एक बड़े बदलाव की कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो दिल्ली की जनता अब कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सबसे पहले यमुना सफाई का काम शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं मुकुल कि किस तरह से दिल्ली सरकार के नई सरकार ने जो है मंत्रिमंडल की अपनी शपथ भी नहीं ली थी, यानी कि शपथ अस्तित्व में भी नहीं आई थी। उससे पहले ही जो दिल्ली के अंदर यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका था। और अगर अब बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से दूसरे दिन जब कैबिनेट की बैठक के अगले दिन जो रेखा सरकार ने खास तौर पर पीडब्ल्यूडी और जो है जल विभाग के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की थी और खास तौर पर हिदायतें दी थी कि जो गड्ढों में सड़क है, जो सड़क में गड्ढा है वो दिखना नहीं चाहिए। उसका काम लगातार दिल्ली के अंदर जारी है। कल भी रात की अगर बात की जाए तो खजूरी चौक के पास कपिल मिश्रा खुद रात में पहुंचे थे, जहां 11 बजे जो है पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के कर्मचारी हैं वो वहां मौजूद थे और जो सड़कों में गड्ढे थे उनको भरने का काम कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस रफ्तार से भाजपा सरकार काम करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, किस रफ्तार से जो काम है वो होगा ये जाहिर तौर पर अब देखना होगा। और ख़ास तौर से गिरीश और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जब बात हम करते हैं खास तौर से दिल्ली के बजट को लेकर, जो क्योंकि विकास की जब हम यहाँ बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी गिरीश भी कर रहे थे किस तरीके से काम होगा, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 की अपेक्षाओं और सुझावों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली का बजट है और इसमें जनता से प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, यानी अगर बात की जाए तो इस पर विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर जो कि 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है, 6 मार्च को व्यापारिक वर्ग को बुलाया गया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा। विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए
सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। तो अब एक नई सोच जो है वो यहाँ नज़र आती है और वाकई आखिर क्यों ना हो, क्योंकि बात है राजधानी के बजट की। इस पर भी आइए और जानकारी लेते हैं गिरीश से। गिरीश, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ईमेल और उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, जिससे आम जनता जो है वो अपने सुझाव रख सके, अलग अलग वर्गों से भी उनके जो सुझाव हैं वो मांगे गए हैं। देखिए मुकुल, नई सरकार का नया बजट होगा और 24 से 26 मार्च के बीच जो है बजट पेश करने की ये नई सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन बजट से पहले लोगों की राय ली जाएगी, लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, उसमें हर तरफ से सुझाव लिए जाएंगे। चाहे महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं को भी 5 मार्च को दिल्ली विधानसभा बुलाया गया है। उनके प्रतिनिधि आकर अपनी बातें सामने रखेंगी कि क्या चीज़ें बजट के अंदर होनी चाहिए, उनके सुझाव लिए गए हैं। इसी तरह से 6 मार्च की अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। वो कहीं ना कहीं अपने सुझाव देंगे कि व्यापारियों के लिए किस तरह से बजट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा युवाओं की बात की गई है। युवाओं के पास भी जो मंत्रिमंडल है और जो विधायक हैं वो जाएंगे युवाओं के पास, किसानों के पास जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये विधायक और मंत्रिमंडल राय लेंगे, सुझाव लेंगे कि इस बार बजट के अंदर और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या चीज़ें ऐसी हों जो लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हों। तो देख सकते हैं किस तरह से नई सरकार का पहला बजट भी बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि दिल्ली भाजपा ने साफ तौर पर अपने संकल्प में महिला आर्थिक सहायता की बात की थी, उन्होंने गरीबों की कल्याण की बात कही थी, उन्होंने बुजुर्गों की बात कही थी, उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को सीधा फायदा पहुंचाती हैं। और ऐसे में जो भाजपा कहती है, जो अपने संकल्प लेती है, उस संकल्प को पूरा करके दिखाती है। और उसी संकल्प के ऊपर कह सकते हैं कि आगामी 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट भी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, तैयारी यही है कि 24 से 26 मार्च के बीच जो बजट है उसको पेश किया जाए। लेकिन गिरीश, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली और वहाँ पे जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार दिल्ली में शायद यही चाहती है कि ना सिर्फ विकास हो बल्कि एक विकसित दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो उसमें शायद तमाम वर्गों की बात की जाए, तमाम आयामों की बात की जाए, उनका एक समावेश जाहिर तौर पर नज़र आता है। जी बिल्कुल मुकुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये नई सरकार है, चाहती है, हालांकि जो पिछले समय की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर विकास की रफ्तार पूरी तरह से थम गई थी। लेकिन दिल्ली को अब आस जगी है, दिल्ली की जनता को एक आस जगी है कि अब नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है तो कुछ खास होगा, कुछ नया होगा। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, क्योंकि लोग जानते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास की गति पर है। तो उसी तहत अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है, तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली भी अपनी पूरी गति से दौड़ेगी और दिल्ली के अंदर विकास कार्य जल्द ही नजर भी आने लगेंगे। जी बिल्कुल, वही जो स्थिति है, यानी जो उसकी मानगी है, सीधे तौर पे नज़र भी आएगी। किस तरीके से जो विकास है वो तीव्र गति के साथ होता हुआ देखा जा सकेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ पर
जो बजट है वो 24 से 26 मार्च के बीच पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ भी विधानसभा सत्र चल रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आयोजित हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 7 साल बाद पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुई। मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के विकास के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार से बताया। बजट सत्र को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। Relentlessly on the 3 principles of economy, ecology, and equity that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Good governance remains the cornerstone of a prosperous and harmonious future for Jammu and Kashmir. My government remains firmly committed to transparent and accountable decision making, ensuring the efficient and effective allocation of resources so that the people of Jammu and Kashmir fully benefit from every penny spent. अभिभाषण में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens. और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ने एक प्री सेशन मीटिंग की जिसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से हुई। पहले ही दिन 2024 और 25 की अनुपूरक मांगें पेश की जाएंगी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है जब हम महाराष्ट्र के बजट सत्र की बात करते हैं, और क्या सब कुछ ठीक है जब राजनीति के अलग अलग नजरिए से देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस सत्र की बात करें तो यह सत्र इस सरकार का पहला बजट सत्र होगा और इसीलिए जो चुनावी वायदे सरकार ने जो है चुन के आने से पहले जो चुनाव में किए थे, अब वो पूरा करने का प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। और यही अगर देखा जाए तो विपक्ष भी जो है इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि आज का पहला दिन था, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है कटाक्ष किए गए। हालांकि कल सत्ता पक्ष की तरफ से जो कस्टमरी टी पार्टी होती है उसके लिए जो विपक्ष को जो है वो बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने ये कहकर इस टी पार्टी को बहिष्कार किया कि कई सारे मुद्दे इस वक्त राज्य में जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है, और इसीलिए जो है उन्होंने बहिष्कार किया उस टी पार्टी का। आज जब ये सत्र शुरू हुआ तो हमने देखा कि राज्यपाल का भाषण हुआ। राज्यपाल के भाषण में कई सारे मुद्दे राज्यपाल ने अपने भाषण में जो है अधोरेखित किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर रोजगार की बात करें महाराष्ट्र में बढ़ रही है, सरकार किस प्रकार से उस पर जो है कार्यरत है। साथ ही साथ अलग अलग तबके की अगर बात करें, फिर चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर हम बात करें कि किस प्रकार से ओबीसीज को जो है रियायत देने की बात यहाँ पे की, सरकार किस प्रकार से उस पर भी कार्यरत है। इन सभी मुद्दों को राज्यपाल ने अपने भाषण में जो है अधोरेखित किया था। हालांकि इस भाषण के बाद विपक्ष के कुछ नेता थे, खासतौर पर बात करें कांग्रेस विधायक नाना पटोले, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का जो है राज्यपाल का भाषण था उससे वो असहमत है, क्योंकि कई मुद्दों पर सरकार इस वक्त जो है कार्य नहीं कर रही। रोजगारी के मुद्दे पर अगर देखा जाए, कई बेरोजगार जो है संख्या बढ़ रही है महाराष्ट्र में, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। खासतौर पर महिला सुरक्षा के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। तो इस प्रकार से टिप्पणी जो है विपक्ष ने यहाँ पर की है। लेकिन ये अगर देखा जाए सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। उसकी कई वजह हैं जो आप बता रहे हैं।
बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो पिछले हम बात करें खास तौर पर चुनाव की, चुनाव में जैसे हमने कहा था कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो है कई सारे वायदे किए थे, जिसमें खास तौर पर लाड़की बहन की योजना की हम बात करते हैं। विपक्ष ने ये कहकर जो है सरकार पर कटाक्ष किया था कि सत्ता में आने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इस लाड़की बहन योजना को बंद कर देगी। लेकिन आज हालांकि पहला दिन था बजट का और हमने देखा कि महिला बाल कल्याण मंत्री आदित्य तटकरे ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि जो खासतौर पर लाड़की बहन योजना है महाराष्ट्र में, उसका जो मार्च महीने का और साथ साथ उससे पिछले महीने का जो बकाया है वो इसी महीने दिया जाएगा। अगर देखा जाए संकेत काफी स्पष्ट है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी योजना जो इससे पहले सरकार ने शुरू की थी कल्याणकारी योजना, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और सुचारू रूप से चालू रहेगी। हालांकि इस बारे में कल अगर देखा जाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री ने ये बात उन्हें स्पष्ट की थी कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू रखने की सरकार की मंशा है और साथ ही साथ उसके लिए जिस प्रकार से फंड अलॉकेट करने की जरूरत है वो भी किया जाएगा। और आज हमने देखा पहला दिन था और पहले दिन में हालांकि विपक्ष ने बात जरूर उठाई थी। हालांकि अब आज का पहले दिन के बाद अगर देखा जाए कल से जब सदन का कामकाज शुरू होगा तो ये सभी मुद्दे जो है सामने आएंगे, किस प्रकार से सरकार जो है इन सभी मुद्दों पर कार्यरत है। आज जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी जो है सदन में रखी गई है। विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री डिमांड सरकार ने रखी है, कहीं ना कहीं फिस्कल डिसिप्लिन जो है सरकार फॉलो नहीं कर रही है और आने वाले समय में इसका असर जो है राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। हालांकि इसका भी जवाब सत्ता पक्ष ने दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो रखी जाती है वो कहीं ना कहीं राज्य की ग्रोथ और साथ ही साथ राज्य की अलग अलग जो डिमांड्स है उनको मद्देनजर रखी जाती है और ये पूरी करने का जब वक्त आता है तो जाहिर सी बात है फिस्कल डिसिप्लिन का भी उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए सत्ता पक्ष ने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया गया। जाहिर तौर पर कल से अगर देखा जाए 26 तारीख तक ये पूरा जो है सत्र चलेगा। जी बिल्कुल, और यही देखना होगा कि किस तरीके से और जो खासतौर से वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष, जैसे आपने बताया कि आज भी जब आगाज़ हुआ तो वहाँ पर विपक्ष की कहीं ना कहीं एक तरीके की मौजूदगी नहीं थी। देखना होगा और किस तरीके से अब जो सत्र है उसमें आगे की कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, उद्योग, शिक्षा, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्रों में अच्छे और स्थिर संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी चर्चा हुई। There's a historical connection. We have still war memorials to Indian soldiers on your land. Today has the possibility of growing in a more contemporary format. We are discussing, semiconductors and AI and clean energy and research and innovation. We also have an opportunity to welcome Her Royal Highness Princess Astrid and the Economic Mission. To have, I think, close to 360, am I correct? Businesses coming is something really impressive. और आपको बता दें महाकुंभ 2025 अपने दिव्य भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप के साथ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु की अभूतपूर्व उपस्थिति से ऐतिहासिक आयोजन बन गया है। संगम के तट पर आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद बने पुण्य संयोग में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस जन सैलाब के कारण कई लोग कुछ पलों के लिए अपनों से बिछड़ गए, लेकिन योगी सरकार की दूरदर्शिता और बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए किए गए प्रयासों की मदद से महाकुंभ के इस विराट मेले में कुल 54,357 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता मिली। इनमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो रही हैं। यही नहीं, पुलिस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से आए श्रद्धालुओं का उनके परिवारों से सफलतापूर्वक पुनर्मिलन कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर संपूर्ण महाकुंभ क्षेत्र में 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए थे। इनमें अगर अत्याधुनिक एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषीय समर्थन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम देखने को मिला, तो वहीं गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं के प्रयास में मानवता और सेवा का अद्भुत मेल भी देखने को मिला। इनमें सबसे पुराना भारत सेवा केंद्र एवं हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति भी शामिल हैं। भारत सेवा केंद्र के भूले भटकों के शिविर के संचालक उमेश चंद तिवारी के मुताबिक महाकुंभ के समापन तक शिविर ने 19,274 बिछड़े महिला और पुरुषों को अपनों से मिलाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के प्रमुख तीर्थों में प्रयागराज से लाए गए संगम का गंगाजल खिलवाया।
जो लोग महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए हैं उनके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से संभल जिले में संगम का जल पहुंचाया गया। प्रयागराज से जल लेकर संभल पहुंची गाड़ियों का चौधरी सराय में लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। संभल की उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से लाए गए गंगाजल को 4 स्थानों पर प्रवाह किया गया है, जिससे लोगों को महाकुंभ का पुण्य मिल सके। गंगाजल श्री वंश गोपाल तीर्थ, बाबा शेमनाथ तीर्थ, कुरुक्षेत्र कुंड और मृत्युंजय महादेव महातीर्थ पर उपलब्ध होगा ताकि अधिक से अधिक लोग संगम से लाए गए जल का पुण्य अर्जित कर सकें। जो तीर्थ चिन्हित है, इसके अलावा एक तो बाबा शेमनाथ का जो कुंड है निमसार तीर्थ के रूप में जो यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं उसको, वहाँ जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड पर जाएगा और इसके अलावा मृत्युंजय महादेव का जो तीर्थ है। यहाँ लाने का यह प्रयोजन है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उन तक भी महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो पहुँच सके, और जो लोग भी वंचित रह गए किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए हैं, उन तक भी या जन जन तक इस लाभ को पहुँचाया जा सके, यही इसका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में जनपद संभल के मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मामले में वहां के मुफ्ती ने शासन की गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कही है। मुफ्ती ने कहा है कि डिजिटल ज़माना है, लोग खुद सहरी एवं इफ्तार का इंतजाम करें। दरअसल AIMIM के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने DM और SP को एक ज्ञापन देकर रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देने की मांग की थी। जो शासन की गाइडलाइन है, शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक लोग सहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल जमाना है, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था, लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। और खबर वाराणसी से, जहां बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और एक नया कीर्तिमान बना है। महाकुंभ शुरू होने के 2 दिन पूर्व से लेकर 2 दिन बाद तक कुल लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और सबसे अधिक दर्शन शिवरात्रि के दिन हुए। उस दिन लगभग 11 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। इसके अलावा लगभग 6 लाख 7 लाख के करीब प्रतिदिन दर्शनार्थियों ने दर्शन किए और उनको दर्शन जो हैं सुचारू रूप से दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रशासन और कर्मचारियों ने पूर्ण संसाधनों का उपयोग कर सभी को दर्शन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे और सभी ने सुगमता पूर्वक दर्शन किए। दिव्यांग और बच्चों को विशेष रूप से यहाँ दर्शन कराए गए पूरी व्यवस्था के साथ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ के पलट प्रवाह के दृष्टिगत लगातार 45 दिनों से भी अधिक यानी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक श्रद्धालुओं का अटूट क्रम बना रहा। इस संबंध में जो अभी एक डिटेल प्रेस नोट हम लोगों ने जारी की है, उसके विवरण कुछ इस प्रकार हैं कि लगभग जो पूरा हमारा कुंभ माह था जनवरी और फरवरी को मिलाकर, उसमें 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महादेव के धाम में दर्शन किए हैं। और आइए बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों की भी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। पीयूष गोयल के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ बातचीत करने की संभावना है। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने और अगले 6 से 8 महीनों के भीतर एक मजबूत व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीयूष गोयल की ये यात्रा बेहद अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद कई देशों के खिलाफ कुछ टैरिफ की जो योजना है उसकी घोषणा की थी, लेकिन भारत के साथ मजबूत व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अब भारत और अमेरिका जो हैं प्रतिबद्ध हैं, उसकी मांग भी नजर आएगी। साथ ही साथ उस वजह से द्विपक्षीय व्यापार की बात अगर की जाए तो पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा काफ़ी अहम। भारत और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, दोनों का सहयोग रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, और ख़ासतौर से अगर बात की जाए क्योंकि रियायत और शुल्क में कटौती की पेशकश की यहाँ संभावना जताई जा रही है, और ख़ासतौर से भारत और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर तमाम अवसर हैं और उन्हीं अवसरों को और किस तरीके से बेहतर एक समाधान तौर पर देखा जा सकता है वो इस यात्रा के ज़रिए माना जा रहा है। लक्ष्य यही है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सके। इसलिए दोनों देशों
की रियायत और शुल्क में कटौती की पेशकश की गई है। आमतौर पर एक मुक्त व्यापार समझौते में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को समाप्त या काफी कम कर देते हैं। अमेरिका के अलावा भारत यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूरोप और ब्रिटेन के साथ भी इसी साल समझौते पर बात आगे बढ़ सकती है। हाल ही में यूरोप और भारत की बैठक से मुक्त व्यापार समझौते इसी वर्ष करने का रास्ता बना। भारत के कुल कारोबार में अमेरिकी, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन इनकी 36% की हिस्सेदारी है। यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका से भारत का व्यापार 2023-24 में $279 अरब रहा। वहीं भारत के कुल वैश्विक कारोबार की बात अगर की जाए तो पिछले वर्ष ये $778 अरब था। जानकार मानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कारोबारी संतुलन भारत के पक्ष में रह सकता है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका शुभारंभ होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 5 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस फोरम में पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं, थीम आधारित गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें नॉलेज शेयरिंग और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रतिभागियों को मिलेंगे। प्रतिनिधियों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की तकनीकी क्षेत्र के दौरे करने का अवसर भी मिलेगा। और आइए अब जान लेते हैं खेल जगत की खबरें भी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप भी अब तय हो चुकी है। पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप भी तैयार हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप स्टेज के 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत मिली है। 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड ने इस सीजन के ग्रुप स्टेज में 3 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। उसे भारत के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 3 मैचों में से 2 में जीत मिली, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बहरहाल अब चारों टीमें तैयार हैं टूर्नामेंट के खिताबी दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली 2 दिग्गज टीमें कौन कौन सी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की। दरअसल 97वें अकादमी पुरस्कार का शानदार आगाज हो चुका है। ये इवेंट लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हो रहा है। इस बार अकेडमी अवार्ड्स को कानन ओब्रायन होस्ट कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने ऑस्कर होस्टिंग की कमान संभाली है। इवेंट में कई सितारों का जलवा भी देखने को मिला। अवार्ड्स की बात करें तो जो सल्दान ने फिल्म एमिलिया पेरेस के लिए सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड जीता। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड भी एमिलिया पेरेस के गाने एल माल ने जीता है। वहीं अनोरा के लिए सीन पेकर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जीता। सीन पेकर के लिए यह दूसरा ऑस्कर रहा। वहीं बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड द सब्सटेंस को दिया गया है। यह पुरस्कार स्कारलेट जोहानसन और जून स्कूप द्वारा दिया गया। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार पीटर स्ट्राघन ने कॉन्क्लेव के लिए जीता। यह पुरस्कार एनी पॉहलर द्वारा दिया गया। विकेट ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का पुरस्कार जीता। पॉल टेजवल ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर जीतने वाले अपने पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया। इसके अलावा डानॉली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर मिला।
2023 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्माण मॉली ओब्रायन और लीजा रेमिंगटन ने किया है। उन्होंने अपनी सारी फीमेल टीम को यह अवार्ड संबोधित किया। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।